गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट। और क्यों करते हैं हम साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट? टू डिटरमाइन वॉल्यूम चेंज इन कंक्रीट सीमेंट आफ्टर सेटिंग, मतलब कि सेटिंग होने के बाद सीमेंट की या कंक्रीट की, तो उसकी वॉल्यूम में कितना चेंज आता है, कितना एक्सपेंशन होता है, उसके लिए हम करते हैं साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट। इसका प्रोसीजर क्या होगा, इसमें कौन कौन से अपरेटस यूज़ होंगे और कौन सा मेथड यूज़ होगा, वो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो रीजन क्या रीजन होते हैं कि सीमेंट या कंक्रीट पेस्ट हम डालते हैं, वो सेट होने के बाद उसमें चेंज आते हैं। तो उसमें क्या होता है, फ्री लाइम और फ्री मैग्नीशिया की मात्रा होती है, जो सेट होने के बाद भी उसका रिएक्शन चलता रहता है, क्योंकि उसमें फ्री लाइम और फ्री मैग्नीशिया की वजह से उसमें रिएक्शन कंटिन्यू होती रहती है। और इसीलिए हम सीमेंट की अनसाउंडनेस चेक करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट। अब इस टेस्ट को हम दो तरीके से परफॉर्म करते हैं, दो अपरेटस होते हैं। एक जिसमें क्या होता है कि सीमेंट में जब फ्री लाइम की मात्रा ज़्यादा होती है तो उसके लिए हम ली चार्टलियर मेथड हम यूज़ करते हैं, और जिसमें एक दूसरे में जिसमें फ्री मैग्नीशिया प्लस लाइम की मात्रा होती है, उसमें हम ऑटोक्लेव टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और क्या रीजन हो सकते हैं सीमेंट में अनसाउंडनेस के? यही कि फ्री लाइम और या फिर फ्री मैग्नीशिया प्लस में लाइम। ठीक है, ये दो जो पॉइंट है ना, ये याद रखना। आप डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा कि क्या रीजन हो सकता है अनसाउंडनेस इन सीमेंट, तो एक तो फ्री लाइम की मात्रा होना और एक फ्री मैग्नीशिया प्लस लाइम की मात्रा होना। और इन दोनों को टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं तो दोनों की नीड क्या है, एक से ही पता चल जाएगा? नहीं, ये जो ली चार्टलियर मेथड है ये हमें बताता है कि सीमेंट में फ्री लाइम की मात्रा की वजह से कितना एक्सपेंशन, कितनी उसमें साउंडनेस है, कि कितना उसमें जो वॉल्यूम है वो चेंज आ रहा है। और जो ऑटोक्लेव टेस्ट है वो दोनों की बताएगा कि फ्री लाइम प्लस मैग्नीशिया की मात्रा की वजह से कितना उसमें एक्सपेंशन, उसमें वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। मतलब यही है कि जो सीमेंट में या कंक्रीट में अनसाउंडनेस जो आ रही है, चाहे वो फ्री लाइम की वजह से आ रही हो या फ्री मैग्नीशिया की वजह से आ रही हो, तो उसको हम चेक करने के लिए अलग अलग ये दोनों टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और अगर दोनों की ही जो मात्रा है वो आ रही है फ्री मैग्नीशिया प्लस लाइम की, तो उसके लिए हम ऑटोक्लेव ही परफॉर्म करेंगे, ली चार्टलियर को हम प्रीफर नहीं करते हैं। अगर ये रहता है कि जिसमें फ्री लाइम की मात्रा ही हो सकती है, तो उसके केस में हम ली चार्टलियर मेथड परफॉर्म करते हैं। तो एक प्रोसीजर जान लेते हैं कि जो ली चार्टलियर मेथड है इसको परफॉर्म करने का और ऑटोक्लेव टेस्ट को परफॉर्म करने का। और जब हमें केवल फ्री लाइम की मात्रा ही चेक करनी होती है सैंपल में, या हमारा जो कंक्रीट है, हमारी सीमेंट है, तो उसके लिए हम सिर्फ ली चार्टलियर मेथड ही परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले इस जो मेथड है इसको परफॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए अपरेटस की, सैंपल की कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, कैसे ये निकलता है। तो सबसे पहले हम जो इस टेस्ट में यूज करते हैं वो होता है ली चार्टलियर अपरेटस। उसकी जो शेप साइज आपके सामने है ये इस टाइप का होता है, और ये इसकी जो डाया होता है अंदर का वो 30 mm होता है। जो ये इसकी मोटाई थिक होती है ये 0.5 mm होता है। और जो ये दो डंडे होते हैं ना इसके, ये 165 mm की इसकी लेंथ होती है। और इस टेस्ट में हम दो प्लेट भी यूज करते हैं जो ग्लास प्लेट होती हैं, ऐसी पतली सी प्लेट होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी हम जब इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं एक गोल सर्कल टाइप में एक क्या कह लो कि वेट कह लो थोड़ा सा, जो हम इस प्लेट को ऊपर नीचे लगा के उसके ऊपर रखते हैं। और अब हम इसका जो प्रोसीजर है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें 100 ग्राम जो सीमेंट सैंपल है वो लेना है। ठीक है, उसमें वाटर ऐड करना है कितना, 0.78 इंटू में पी इज व्हाट, परसेंटेज ऑफ कंसिस्टेंसी। हमने कंसिस्टेंसी वाला जो टेस्ट परफॉर्म किया उसमें हमने परसेंटेज ऑफ वाटर जो सैंपल में ऐड की थी उसके हिसाब से हम लेते हैं। ये टेस्ट क्या है, एक दूसरे से लिंक होते हैं, लेकिन जब हम स्टैंडर्ड परफॉर्म करते हैं तो हमें एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेनी होती है इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। तो हम IS कोड के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड वैल्यू है इस टेस्ट को परफॉर्म करने की वो है 29%। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 29% ऑफ कंसिस्टेंसी, जो नॉर्मल एक हमें एक स्टैंडर्ड वैल्यू देती है। तो इसको हम जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उतना % ऑफ वाटर हमें इसमें सैंपल में जो ड्राई सीमेंट होती है इसमें मिक्स करना होता है और एक पेस्ट बनाना होता है। उसके बाद पेस्ट बनाने के बाद
जो पेस्ट है वो हम इस अपरेटस में फिल करते हैं। कैसे करते हैं, ये एक ग्लास प्लेट है, इसके ऊपर ये सर्कल वाला, ये इतनी हाइट का इसकी हाइट होती है, इतनी हाइट का ये होता है अपरेटस, इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। इसमें हम ये जो पेस्ट है वो फिल करते हैं अच्छे से, और उसके बाद ये दूसरी प्लेट है, ये इसके ऊपर रख के, और उसके बाद जो ये वेट है, ये एक सर्कल टाइप का एक छोटा सा वेट होता है, ये इसके ऊपर रख देते हैं। अब ये काम तो हमने एक मोल्ड में मतलब सैंपल बना लिया, रेडी कर लिया पेस्ट। उसके बाद इसको हम 24 आवर तक पानी में रखेंगे। और क्या टेम्परेचर होगा उस पानी का, मतलब जो टेम्परेचर है वो कितना होगा, 27 डिग्री ±2 डिग्री कह लो आप। ये 32 डिग्री तक तो वैसे मैंने लिख रखा है, लेकिन हम जो लैब में परफॉर्म करते हैं तो हम मैक्सिमम टाइम कितना लेते हैं, 27 ±2 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर पे हम इस सैंपल को पानी में रख देंगे। रखने के बाद ठीक है 24 आवर के बाद हम इसको निकाल लेंगे। निकाल लिया, उसके बाद हम एक वैल्यू, जो ये जो आपको जो इसके जो डंडे दिख रहे हैं ना, इनके हम किसकी, इनके दोनों के बीच की जो वैल्यू है, ये डिस्टेंस है, ये कैलकुलेट करेंगे किससे, वर्नियर कैलिपर से। वर्नियर कैलिपर से हम इसकी जो ये वैल्यू है, ये डिस्टेंस है जो, ये हम मेजर कर लेंगे कब, सैंपल को 24 आवर पानी में रखने के बाद। तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी L1। ठीक है जी, L1 आ गई, हमने कुछ वैल्यू यहाँ पे लिख ली, जो हमेशा L2 से ज़्यादा ही होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। कभी कभी हम सैंपल गलत ले लेते हैं, पेस्ट गलत बना देते हैं, प्रोसीजर गलत कर रहे होते हैं, तो वो उल्टी फुल्टी हो जाती है, वो अलग चीज़ है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसी मोल्ड को हमने कहाँ पे रखना है, पानी में ही रखना है, लेकिन 3 घंटे के लिए। कितना टेम्परेचर होना चाहिए, बॉइल्ड वाटर वाला जो टेम्परेचर है। मतलब हम जो है जिस बॉक्स में, जिस मशीन में हमने पानी डाल रखा है और उस पानी में हमने ये सैंपल रखा था, उसी को हम और उस टेम्परेचर पे पहुंचाएंगे जहाँ पे पानी बॉयल होने लग जाए। और बॉयल होना स्टार्ट हो जाए जब पानी, तो हम इस सैंपल को उस पानी में रख देंगे, और हमारा जो टाइम है वो स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पे रखने के बाद। और कितने टाइम तक रखना है, 3 घंटे तक हम इसको डीप करके रखेंगे। उसके बाद 3 घंटे के बाद हम इसको निकालेंगे, और फिर से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वर्नियर कैलिपर से। तो जो वैल्यू आएगी L2 वो देखेंगे हम। अब हमारा जो एक्सपेंशन है सीमेंट का, कि उसने जो बॉयल वाटर है उसके साथ कितनी रिएक्शन करी है, और उसके बाद उसमें कितना एक्सपेंशन आया है, तो हम क्या करेंगे, L1 - L2 कर देंगे। तो हमें गिवन आएगा, क्या मिलेगा हमें, एक्सपेंशन गिवन आएगा कि इतना ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ है इतना टाइम के बाद। ठीक है, इतने टाइम के बाद। अब डिफरेंट टाइप की सीमेंट होती है, उनकी जो एक स्टैंडर्ड वैल्यू दी गई है अनसाउंडनेस की, कि भाई साउंडनेस टेस्ट के लिए, तो वो हमें अलग अलग गिवन है। जैसे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, लो हीट सीमेंट, ये PPC सीमेंट हो गई, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, इनके लिए हमें 10 mm की इसकी जो वैल्यू है वो गिवन है। क्या होता है कि हमने जैसे कि जो रिजल्ट निकाला है L1 - L2 करके जो वैल्यू आई, अगर वो वैल्यू एक परमिशिबल लिमिट से ज़्यादा है, तो उस कंक्रीट में, उस सैंपल में, उस सीमेंट में क्या है, अनसाउंडनेस है। और अनसाउंडनेस है मतलब कि हमारी जो सीमेंट है वो ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी वैल्यू जो आनी चाहिए परमिसिबल लिमिट से वो ज़्यादा है। और ये जितनी भी सीमेंट है, इनकी जो परमिसिबल लिमिट है वो 10 mm होनी चाहिए। अगर इससे लिमिट हमारी जो टेस्ट करते टाइम ज़्यादा आती है, तो समझ लो कि फ्री लाइन की जो मात्रा है सीमेंट के अंदर वो ज़्यादा है। ठीक है, HAC और SSC के लिए जो सीमेंट होती हैं, इनके लिए हमारी जो परमिसिबल लिमिट है साउंडनेस टेस्ट के केस में, तो वो 5 mm होनी चाहिए। अगर वो ज़्यादा है तो भैया समझ जाओ आपकी फ्री लाइन की जो वैल्यू है, उसमें मात्रा है, जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, और हमारी सीमेंट सही नहीं है। मतलब इन वैल्यू से ज़्यादा होने के बाद थोड़ा बहुत कम चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा होने के बाद हमारी जो सीमेंट है वो ठीक नहीं है फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए। सो ये था हमारा साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट बाय ली चार्टलियर मेथड। Thank you for watching this video.